हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का जो 2024 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। उन सारे क्वेश्चंस में जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अभी देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, इसकी पहली किस्त आप लोगों को मिल गई होगी कि हम लोगों ने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पे एक सीरीज चला रखी है, जहाँ से सब्जेक्ट वाइज हम आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आए थे, उसका अभी हिस्ट्री, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आते जाएंगे ईयर वाइज। अभी 2024, फिर 2023, 22, 21, 20, 19, 2014 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसका जो पेपर होने वाला है वो अक्टूबर के महीने में होने वाला है, जैसे कि 2024 का हुआ था। मतलब कि 2025 का ये पेपर अक्टूबर के महीने में ही होगा। तभी हम अप्रैल में है, आपके सामने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही होना है। तो कुल मिला के आपके पास समय जो बच गया, लगभग 6 साढ़े 6 महीने का समय आपके पास है। कुल मिला के 180 दिनों का समय। इसी के साथ साथ आपके पास यूपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है आपका, वो होने वाला है 18 मई के आखिरी सप्ताह के संडे को। यानी कि आपके पास कुल मिला के 50 दिन का समय यूपीएससी के लिए ही बचा होगा। यूपीएससी का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होता जा रहा है समय के साथ। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने होंगे। हालांकि जहाँ तक मैं बात करूँ यूपी पीसीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस के, तो जब पेपर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाया गया था कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ही मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फैक्ट की, तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा होगा, वो बिल्कुल ही सही बात है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन दे दिया गया है, बिल्कुल फैक्चुअल है। इस तरह के क्वेश्चंस आप छोड़कर ही आ जाए एग्जामिनेशन में तो वही बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, 4 पर्सनालिटी का नाम दिया गया है पेशवाज के। अब बताया गया है कि बताइए कि किस क्रोनोलॉजी में ये सभी के सभी गद्दी पर बैठे थे। पहला नाम है रघुनाथ राव, जिनको कि राघोबा के नाम से भी जानते थे, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो क्रोनोलॉजी का तो आप इसको सही तरीके से टिक कर सकते हैं। जो सही क्रोनोलॉजी है वो क्या है, राइट क्रोनोलॉजी इज 4231। सबसे पहले 4 यानी कि रघुनाथ राव, जिनका समय था 1773 से लेकर 1774 तक, जो कि एक डिफैक्टो रूलर की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का टर्म है डिफैक्टो और डी जोर, कोई बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर के जो थे बालाजी बाजीराव, 1740 से लेकर 1761 तक। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तीसरे नंबर पे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल में इसमें आपको दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डिसेंडिंग नहीं बल्कि असेंडिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखेंगे कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। ट्रेड पे क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट इंडिया से। देयर आर रेफरेंस ऑफ नंबरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। क्या जब हम रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ट्रैवलर्स के, क्योंकि बेसिकली एंशिएंट इंडिया का हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कुछ धर्मशास्त्र से है। जो टेक्स्ट हैं वो दो तरह के टेक्स्ट हैं, एक है रिलीजियस जिसको कि हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं, दूसरा है सेकुलर, और तीसरा जो हमारे पास सोर्स है रिटर्न सोर्स, वो है ट्रैवलर्स के अकाउंट। तो क्या हमें पता चलता है क्या कि वहाँ पे बहुत सारे रिवर पोर्ट्स हुआ करते थे। ताम्रलिप्ति का नाम आपने सुना होगा। देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। तो बहुत सारे इंटरपोर्ट्स हुआ करते थे गुड्स और ट्रैफिक के लिए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही? ऑब्वियस सी बात है कि रिवर पोर्ट्स तो हुआ करते थे। अभी आप देखिए यहाँ एंशिएंट इंडिया में बोला है, तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं दिया गया है। मतलब कि 712 से पहले जितनी भी चीज़ें हुई है सभी एंशिएंट इंडिया में ही कंसिडर करी जाएंगी। तो आपने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा होगा कि जो गुजरात के पास एक पोर्ट सिटी हुआ करता था उनके पास यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है रिवर पोर्ट्स थे उनके पास। इसी के साथ साथ जब पोर्ट्स थे तो इंटरपोर्ट्स हुआ करते थे, और गुड्स और सर्विसेज जो भी चीज़ें होती थी उसको मैनेज करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे
नमरस पोर्ट्स हुआ करते थे एंसेंट इंडिया में, वेल डॉक्यूमेंटेड है रिवराइन और नेटवर्क के बारे में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो मैंने ताम्रलिप्ति का नाम लिया था क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसी के साथ चंपा, वाराणसी, ये सभी पोर्ट्स हुआ करते थे। चंपा मॉडर्न समय में मुंगेर है, ये एक जनपद काल का एक इम्पोर्टेंट जनपद हुआ करता था, महाजनपद काल का, माफ कीजिएगा, और ये गंगा रिवर के किनारे अवस्थित था। वाराणसी भी गंगा रिवर के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि कुछ सेना रूलर्स जो हैं उनको अरेंज करने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्रोनोलॉजी में फिर से आपको देखिए, बंगाल के सेना रूलर्स इतने ज़्यादा डिस्कस्ड नहीं होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन में से ही था, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था। ये वाला तो इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको टिक कर ले सकते थे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ा होगा तो। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन, तो कौन किस तरीके से आए थे उसको देख लेते हैं। 4 3 2 1, सबसे पहले लक्ष्मण सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। तो ये सारे इतने फैक्चुअल क्वेश्चन को तो हम नहीं कर सकते, और यूपीपीसीएस ये मान के चल रहा है कि आपको 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन करेक्ट करने नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कट ऑफ के मामले में कि यूपीपीसीएस का जो कट ऑफ होता है अराउंड 90 से लेकर 95 नंबर तक का इसका कट ऑफ निकलता है नेट में। तो अगर आप 150 अटेम्प्ट करते 10 क्वेश्चन गलत भी होता है, फिर भी आप नेट में अच्छा स्कोर कर लोगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो बैरम खान थे, बैरम खान के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि बैरम खान जो थे वो एक अकबर के कस्टोडियन थे। अकबर बहुत कम उम्र में राजा बन गए थे, तो मिडेवल इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। ये टाइटल अकबर के द्वारा दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था? दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज ए वजीर ऑफ एम्पायर। ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अकबर जब बाद में एडल्ट होते तब उन्होंने खाने खाना का टाइटल दिया था बैरम खान को। चलिए एक्सप्लेनेशन है, गलती से आ गई यहाँ पे। 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के लिए। 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कांग्रेस को अपोज किया था और ये बोला था कि ब्राह्मणों से मतलब ब्राह्मण इसमें बहुत ज़्यादा है। इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द ब्राह्मण्स एज मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स हैड गिवन टू द मुस्लिम। जैसे कि मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स जो आया था 1909 का, इसके अकॉर्डिंग क्या था माफ कीजिएगा, कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। उस वक्त अलग स्टेट की बात तो नहीं हुई थी, उस वक्त ये बोला गया था कि एक इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन उनको देना होगा। ये जस्टिस पार्टी का ये कहना था कि इस तरह की बातें उन्होंने कांग्रेस के लिए कही थी। तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, उनका ये मानना था। देखते हैं, जस्टिस पार्टी अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया था। एंड द जस्टिस पार्टी डिमांडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स। उन्होंने बोला था कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। फिर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि द वर्कर एंड पीजेंट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन 1927, फैक्चुअल है, एंड वाज गिवन फ्रॉम एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इनका ऐसा प्लान था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड अ मोर रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल। तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं कि इसका जो इस संगठन को बनाया गया था 1927 में बनाया गया था, और ये कांग्रेस के साथ काम करना चाहते थे। नेक्स्ट, फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे, मतलब ये इम्पॉसिबल जैसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। बहुत सारा ये PYQ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, बहुत ही मिला जुला सब नाम है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नंबर 1 पे, तो 3 में नंबर 1 है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आगे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए। 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर।
तो बस इसका एक ही उपाय है कि आप इसके नाम को याद रखें, इसके एस्टेब्लिशमेंट को के डेट को भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडियन सोसाइटी 1870, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 और इंडियन एसोसिएशन 1876। आपको इनके सारे डेट्स याद रखने होंगे और इस मामले में इसको इजी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, डुएबल क्वेश्चन इस मामले में इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये PYQ से मोटिवेटेड है ये क्वेश्चन। चलिए फिर से आपको क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। रॉयल इंडियन रिवॉल्ट कब हुआ था? अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट और अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू माफ कीजिएगा दिल्ली। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि सबसे लास्ट में एक्टिविटी कौन हुआ, उसके बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, अराइवल ऑफ पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन दिल्ली सबसे लास्ट में हुआ था। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। किसका सही क्रोनोलॉजी होना चाहिए? 4 1 2 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 1946 डेलीगेशन आया था 1946 में ही, इंडियन फरवरी में, जनवरी फरवरी मार्च सितंबर। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट 1891, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज बहराम जी Malwari, a Parsi reformer from Bombay who advanced for this legislation. The act was supported by the extremist wing by Bal Gangadhar Tilak. तो ये ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली, माफ कीजिएगा, ओनली वन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट, क्योंकि इसमें ओनली 2 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो बरहाम जी मालावारी के एफर्ट से ही, एंडेवर से ही कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को लाया गया था और इस एक्ट को एक्सट्रीमिस्ट विंग के द्वारा अपोज किया गया था। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये पूरा इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग टॉपिक को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।